हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 155 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 156 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, हुमायूं में ना तो बाबर जैसी सैन्य प्रतिभा थी और ना ही अकबर जैसी राजनीतिक दूरदर्शिता। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में आपको लिखना है। आपने लिखा है, भारत के मुगल इतिहास में बाबर को एक महान योद्धा तथा अद्भुत सैन्य कुशलता के लिए तथा अकबर को कूटनीतिक साम्राज्य निर्माता, स्थायित्वकर्ता व दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। परंतु इन दो महान शासकों के मध्य के शासक हुमायूं की प्रतिभा एवं योग्यता के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। जहां एक और परंपरागत इतिहास लेखक हुमायूं को अदूरदर्शी, अफीमची, अयोग्य एवं सैन्य प्रतिभा से रहित शासक बताते हैं, वहीं आधुनिक इतिहासकार व नवीन शोधों के अनुसार हुमायूं एक रणकुशल योद्धा, कूटनीतिक तथा योग्य शासक था। वास्तव में गहन परीक्षण से देखा जाए तो हुमायूं अयोग्य सेनापति एवं अदूरदर्शी शासक नहीं था। इसका प्रमाण निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है। भारत ही नहीं, विश्व इतिहास में भी ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं कि किसी शासक द्वारा अपने जीवन काल में ही अपने संपूर्ण खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लेना। हुमायूं इन्हीं शासकों में से एक था। हुमायूं के सामने ताजपोशी से लेकर पुनः अपने खोए साम्राज्य को प्राप्त करने तक अनेक सी कठिनाइयाँ थीं, परंतु हुमायूं ने इन सबका धैर्य एवं साहस से समाधान प्राप्त किया। हुमायूं द्वारा अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरण गुजरात के शासक बहादुर शाह एवं राजपूतों की महत्वाकांक्षा के विरुद्ध एक कूटनीतिक प्रयास था। पश्चिम में बहादुर शाह गुजरात शासक की शक्ति का अल्पकाल में दमन करना जहां उसकी सैन्य योग्यता का प्रमाण है, वहीं दूसरी ओर शेर शाह के निरंतर आक्रमणों के बावजूद अपनी सेना को सुरक्षित बंगाल से बिहार तक ले आना उसके कुशल सेनापतित्व का। यद्यपि कुछ अवसरों पर हुमायूं द्वारा अदूरदर्शिता, चुनार यहाँ पे आएगा, चुनाव नहीं, चुनार के घेराव के समय एवं अकुशलता, चौसा एवं कन्नौज की पराजय, कन्नौज को अवलिख करके बेलग्राम लिख देना क्योंकि लोग बेलग्राम ज़्यादा समझते हैं, कि पराजय का प्रदर्शन किया गया। परंतु फिर भी कुछ अवसरों की असफलताओं के कारण हुमायूं को पूर्णतः एक अयोग्य सेनानायक व अदूरदर्शी शासक मान लेना अनुचित होगा। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। बस ये है कि आप अपने उत्तर में हुमायूं को बताते वक्त आपने कुछ ही डायमेंशन को मतलब इनके साथ में लिया है। जैसे खास तौर पर आपने इसमें केवल राजनीतिक योग्यता के आधार पर ही सारी बातें कह दी। क्लियर? राजनीतिक योग्यता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसमें संस्कृति के बारे में बताना है। बताना आपको राजनीतिक के रूप में है, लेकिन आप जानते हो कि राजनीतिक के रूप में भी कई सारी चीज़ें आती हैं। कई सारी चीज़ों का मतलब कि एक राजत्व का सिद्धांत होता है, साथ ही कई प्रकार के राज्य अधिकारी होते हैं, प्रशासन की एक लंबी सूची होती है और साथ ही राज्य का एक विस्तार होता है। तो जब आप राज्य के विस्तार को बताते हो तो आपने 2 बार यहाँ पे गुजरात के पॉइंट को मेंशन कर दिया है। क्लियर? आपको यहाँ पे गुजरात के पॉइंट को तो मेंशन करना है, साथ में आपको बदस्का के बारे में बताना है जिसमें उसने उज्बेकों को परास्त किया था। क्लियर? साथ ही आपको यहाँ पे कालिंजर की विजय, जो कि आप जानते हो कि महमूद लोदी के कारण बाद में समझौता हुआ था, क्योंकि महमूद लोदी से वो युद्ध कर रहा था और उधर उसको कालिंजर प्रताप रुद्रदेव सिंह को पराजित भी करना था, तो उनसे वो समझौता कर लेता है। आपको उसका भी उल्लेख करना है। आपको यहाँ पे कई सारे अन्य युद्धों का उल्लेख करना है, जैसे दोहरिया का। देखो होता है क्या है कि सब लोग आप ही की तरह आंसर लिखेंगे नॉर्मल, लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना। अभी तक क्या है कि हम लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं कि चौसा और बिलग्राम, चौसा और बिलग्राम, बस ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात को समझ लिए। लेकिन अन्य भी चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए कि वास्तव में उसने उस समय इब्राहिम लोदी के जो छोटे भाई थे उसको दोहरिया के युद्ध में पराजित किया। आप उसका जिक्र करो। क्लियर? आप रायसीन के दुर्ग पर, जब आप बहादुर शाह की जिक्र करते हो तो रायसीन के दुर्ग का भी आप जिक्र कर सकते हो। क्लियर? सरहिंद के युद्ध का आप जिक्र कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा मौलिक लगेगा। दूसरी बात कि जब आप पॉइंट में ये बातें बताते हो तो पॉइंट वास्तव में पैरा नहीं बनना चाहिए। होता क्या कि हम लोग पॉइंट को पैरा में बना देते हैं। जैसे आप ये लाइन है ना, भारत ही नहीं विश्व इतिहास में भी ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं।
इस पूरे पैरा को आप लास्ट में निष्कर्ष के रूप में उपयोग करें तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? साथ ही आपने जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, इतनी बड़ी लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप हिंदी में अपनी आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आना चाहिए। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जब आप हिंदी व्याकरण करते हैं, जब आपने क्लास 12 के पहले तक अगर हिंदी व्याकरण आपने पढ़ी होगी तो आप समझते हैं कि अब आप यहाँ पे जैसे मुझे अगर लिखना होता तो मैं इन 5 लाइनों की जगह पे केवल एक लाइन ही लिखता। हुमायूं ने जब ताजपोशी की तो उसे कई सारे आंतरिक विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। बस हो गया, आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, इतने में हो गया। तीसरा पॉइंट फिर मैंने लिखा क्या कि राजपूतों की महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध साथ ही गुजरात के शासक को पराजित कर रायसीन के दुर्ग पर अपना अधिकार किया। क्लियर? चौथा पॉइंट फिर मैं क्या लिखूंगा, बदस्का को लेकर। ऐसे बताना है, बार बार उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना है। ये बात अलग है कि शेर शाह के साथ उसने चौसा व बिलग्राम के युद्ध में पराजित हुआ, किंतु उसने पहले कई सारे युद्धों में शेर शाह के बेटे को पराजित भी किया था। समझ गए? अर्थात हम केवल ये कह दें कि चौसा और बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद उसके निर्वासित जीवन वास्तव में उसकी सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिणाम था, ये अतिशयोक्ति है। क्योंकि हुमायूं उस समय एक ऐसा साम्राज्य का नेतृत्व करता था जिसने अपना पूरा साम्राज्य खो जाने के बावजूद भी पुनः प्राप्त की, जबकि इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनका साम्राज्य एक बार खो गया किंतु वो पुनः प्राप्ति करने में सफल नहीं हो पाए, चाहे फिर वो मैसूर के टीपू सुल्तान की बात हो या फिर नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो। ऐसा आपने का लिंक कर दिया, तथ्य आपने दे दिए, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी मौलिक होगा, काफ़ी डायमेंशन वाला होगा और काफ़ी उसमें गहनता होगी। साथ ही आपकी लेखन शैली में काफ़ी उत्कृष्टता होगी। क्लियर? और ये जब आप चीज़ें कर लें तो कुछ और भी चीज़ें हैं। देखो, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट रूप से अगर एक एक घंटे की भी क्लास करेंगे ना तो भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए हम आप लोगों से यही कहते हैं कि अभी हम आपको जो पॉइंट्स बता दें रेफरेंस में सप्लीमेंट्री के रूप में, आप उन्हें उपयोग करें। लेकिन ये पूरा अंत नहीं हुआ। जब हम आपको मेडिवल इंडिया पढ़ाएंगे उस समय हम जब आपको बाबर पढ़ाएंगे और बाबर के संदर्भ में बाबर की बाबरनामा को जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बाबर ने जो चीज़ लिखी है कि आखिरकार उसने हुमायूं पर इतना बिलीव क्यों किया, आखिरकार उसने हुमायूं को 21 वर्ष की उम्र में सैनिक क्षमता उसकी देखने के लिए उसे बदस्का का गवर्नर क्यों नियुक्त किया, आखिरकार क्यों उसने हुमायूं को अपने साथ पानीपत और खानवा के युद्ध में साथ में लिया, अर्थात किस तरीके से उसने कंधे से कंधा मिलाकर अपने पिता का सहयोग किया और अपने पिता के साथ सहयोग में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को काफ़ी मजबूत किया। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा और ये पॉइंट वही बता सकता है जिसने बाबरनामा को पढ़ा होगा और बाबरनामा में बाबर के द्वारा दिए गए इन वृत्तांतों के जिक्र को उसने पढ़ा होगा। अर्थात अगर उसने ये पढ़ा है कि बाबर को अपने बेटे पे कितना भरोसा था। समझ रहे हैं? अब सोचो ना, बाबर को हुमायूं पे ही क्यों बिलीव था, उसको कामरान और अस्करी और हिंदाल पे उतना बिलीव क्यों नहीं था, या कई सारे अन्य जो प्रशासनिक उस समय के लोग थे उन पर क्यों नहीं बिलीव था। जब बाप को इतना विश्वास है अपने बेटे पर तो फिर बाप से तुलना करना कहाँ तक उचित होगा। और फिर हुमायूं जब सत्ता में आया और अकबर जब सत्ता में आया तो दोनों के बीच डिफरेंस था, समय और कालावधि का अंतर था। हुमायूं जिन संघर्षों में संलिप्त था वो संघर्ष ना तो बाबर ने उतने अच्छे ढंग से देखे थे और ना आगे चलकर अकबर का सामना करना पड़ा। अकबर के साथ में कई सारे योग्य प्रशासनिक अधिकारी उसको मिल गए, चाहे वो बैरम खां की बात हो, बट हुमायूं को ऐसा कोई योग्य या कोई अपना साथी नहीं मिल पाया जो उसको सहज बना पाता। ये बात अलग है कि अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित होने से बचा, किंतु ये बात भी ठीक है कि उसने अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से, राजनीतिक दूरदर्शिता के माध्यम से उस समय के राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया और मुगल सत्ता को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का प्रयत्न किया। इसीलिए आप हमेशा सुनोगे कि पर्सिवल स्पीयर बोलता है उसकी आर्ट एंड कल्चर को लेकर कि शाहजहां तो भवन बनाता था जबकि अकबर जो है वो भारत बनाता था। तो आप इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी ये हो जाता है ना कि यहाँ पे हम आपको कम इसलिए बताते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर बता दिए तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका, और आधा ज्ञान
अपरिपक्वता की निशानी है, तो इसलिए हम शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। बाकी डिटेल में 1 अप्रैल से तो हम मिडवेल इंडिया पढ़ेंगे ही, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, और स्वस्थ भी रहिए।